Hello students, how are you all? Students, welcome to a fresh lecture of material costing. Material costing का और एक नया क्लास में आप लोगों का स्वागत है. ओके, ये जो क्लास है ना, ये क्लास आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ओके ओके सर. सो इससे पहले क्लास में सर हमने क्या कवर किया था? हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? मेटेरियल स्टोरेज कंट्रोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. मेटेरियल को जब आप स्टोर करके रखते हो वेयर हाउस में तो उसका कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो, ये हम लोग अभी कवर कर रहे हैं. तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर लेबल सेटिंग बोल के एक कंसेप्ट होता है. जब भी आप स्टोर में रॉ मटेरियल स्टोर करके रख रहे हो तो उससे आपको क्या करना चाहिए? डिफरेंट लेवल पे रखना चाहिए. जैसे कि हमने कवर किया था मैक्सिमम लेवल, यानी कि इस लेवल से आपका स्टॉक अगर ज्यादा है तो आप ओवर स्टॉकिंग हो, आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है, आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो वर्किंग कैपिटल में, तो ये आपका लॉस है. राइट. उसके बाद रीऑर्डर लेवल है, यानी कि वो लेवल आपको एक लेवल सेट करना चाहिए जहां पे आप दोबारा ऑर्डर प्लेस करोगे. स्टॉक एक बार उस लेवल पे पहुंच गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. हमने मिनिमम लेवल पढ़ा. मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है? मिनिमम लेवल का मतलब सर होता है कि एक ऐसा लेवल जहां से नीचे आपका स्टॉक नहीं जाना चाहिए. वो एक ऐसा डेंजर जोन या फिर ऐसा एक रेड अलर्ट है जहां पे उसके नीचे आपका स्टॉक नहीं जाना चाहिए. ओके, हमने डेंजर लेवल के बारे में पढ़ा, यानी कि ओनली फॉर इमरजेंसी सर्विस. इमरजेंसी टाइम में अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है, अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपके पास कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल चाहिए. ओके, एवरेज लेवल क्या होता है ये सब हमने पढ़ा. ओके. सिमिलरली हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहे थे, जिसमें एक मेथड था जिसका नाम था एबीसी एनालिसिस. एबीसी एनालिसिस भी मटेरियल कंट्रोल का एक तरीका है, जो कि मटेरियल जब स्टोर होके रहता है ना तो कंट्रोल में आता है. एबीसी एनालिसिस सिंपली कुछ बात बोलता है कि आपको क्या करना चाहिए, मटेरियल को एज पर देयर वैल्यू, एज पर देयर इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए? स्टोर करके रखना चाहिए. ये क्या करता है? मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है. ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी. ए कैटेगरी वाले वो प्रोडक्ट्स है जो कि हाई इन्वेस्टमेंट वैल्यू वाले आइटम्स है, जिसमें हमने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. तो उससे हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए. उसकी स्टॉक जो है वो बार बार चेक करना चाहिए. उसकी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से होना चाहिए सो दैट उसका ओवर स्टॉकिंग ना हो, उसका अंडर स्टॉकिंग ना हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं. बी कैटेगरी के आइटम्स क्या होते हैं? थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें हमने मॉडरेट वैल्यू का इन्वेस्टमेंट किया है और इसका भी होना जरूरी है. सी कैटेगरी के आइटम्स जो कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका होना ना होना इतना मैटर नहीं करता, इसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुआ है. तो ये बेसिकली बोलता था हमारा एबीसी एनालिसिस. इसके कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वो हमने कवर किया था. बिल्कुल. उसके बाद सिमिलर टू आपकी एबीसी एनालिसिस कुछ और भी मेथड्स है, जैसे कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम्स, FSN सिस्टम. ओके, ये भी था आपका, जिसमें प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फास्ट मूविंग प्रोडक्ट यानी कि जो ज्यादा यूज होता है प्रोडक्शन में, स्लो मूविंग प्रोडक्ट यानी कि जो यूज होता है लेकिन इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, एंड नॉन मूविंग आइटम्स यानी कि जो कभी भी प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा है. तो उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो? मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हो. उसके बाद आपका था वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल. प्रोडक्ट को आप उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से भी क्या कर सकते हो? कंट्रोल में रख सकते हो. वाइटल यानी कि जो सुपर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, एसेंशियल यानी कि जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, एंड डिजायरेबल मतलब जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके बाई प्रोडक्ट या फिर सप्लीमेंट इजीली अवेलेबल है. ओके. उसके बाद हमने हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा था, जिसका शॉर्ट फॉर्म था HML इन्वेंट्री सिस्टम. अब ये भी बहुत ही सिमिलर है किसका? एबीसी एनालिसिस का एक सिमिलर वर्जन है. उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करते थे. इसमें आपका क्या है? इसमें आपकी कॉस्ट के ऊपर फोकस है. जिस रॉ मटेरियल का कॉस्ट सबसे ज्यादा है उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, जिसका कॉस्ट सबसे कम है कंपैरेटिवली उसे क्या करिए? कम इंपॉर्टेंस दीजिए. बिल्कुल सर. तो सर आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल के कुछ और मेथड्स है वो कवर करेंगे. उसके बाद
कुछ ऐसे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो पहले हम करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की यूज से, रेशियो एनालिसिस की मदद से क्या कर सकते हो आप लोग, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो। कुछ ऐसे रेशियोज है जो आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करने में मदद करते हैं, ओके। तो आपको दो रेशियोज के बारे में ध्यान रखना है, एक है आपका इनपुट आउटपुट रेशियो और एक है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर रेशियो एनालिसिस की मदद से हम कैसे इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते, कैसे रेशियो एनालिसिस को यूज करके हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते। देखिए रेशियो क्या होता है, रेशियो दो यूनिट्स का या फिर 2 पॉइंट्स का क्या करता है, एक क्वांटिटेटिव, एक मैथमेटिकल आपको क्या करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन एक आपको प्रोवाइड करता है, मैथमेटिकल रिलेशन। तो दो चीजें आपको कंपेयर करने के लिए पड़ेगा। तो इनपुट आउटपुट रेशियो आपका क्या बोलता है, इनपुट आउटपुट रेशियो सिंपली एक रेशियो है जो क्या करता है, आपको कंपेयर करके देता है ना, जो भी आपने इनपुट यूज किया है रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में और जो भी आपका स्टैंडर्ड इनपुट होना चाहिए एक्चुअल आउटपुट में। ओके सर समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। सपोज इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, यानी कि सपोज आपको 1000 क्वांटिटी के कुछ प्रोडक्ट बनाने, ठीक है, 1000 क्वांटिटी के प्रोडक्ट बनाने आपको, बिल्कुल। इसके लिए आपने एक्चुअली कितना खर्चा किया है, कितना इनपुट दिया है, ओके। सपोज आपने दिया है 10,000 यूनिट्स या फिर 10,000 केजी, बिल्कुल। और स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, ओके, स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए इस 10,000 यूनिट को बनाने के लिए। सपोज स्टैंडर्ड है आपका 8,000 केजी, ओके, क्लियर। सो आपने एक्चुअल कितना दिया है, आपने स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, इसका जो रेशियो है वो होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, ओके। क्या बोल रहा है यहां पे देखिए, inventory control can also be exercised by the use of input output ratio analysis. Input output ratio is the ratio of quantity of input of material to production and the standard material content of the actual output. यानी कि दो आइटम का ये रेशियो है, दो चीजों का रेशियो है। पहला तो ये बोल रहा है कि एक्चुअली आपने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है प्रोडक्ट बनाने के लिए। सर हमने एक्चुअली कितना यूज किया है, 10,000, ओके। सर लगना कितना चाहिए था, स्टैंडर्ड कितना है, यानी कि स्टैंडर्ड कितना है कि आपको कितना लगना चाहिए था, 8,000, ओके। यानी कि सर आपने एक्स्ट्रा यूज किया है, आप तो इनएफिशिएंट हो, बिल्कुल। तो दिस टाइप ऑफ रेशियो एनालिसिस enables comparison of actual consumption and standard consumption, thus indicating whether usage of material is favorable or adverse. ये रेशियोज क्या करते हैं ना, ये रेशियोज आपको मदद करते हैं ये जानने में कि सर जो भी स्टैंडर्ड है ना, आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा यूज किया है या फिर कम यूज किया है, और इससे आपका एफिशिएंसी मेजर किया जाएगा, ठीक है। सो हमेशा किसी भी डिपार्टमेंट का ये टारगेट रहेगा कि जो स्टैंडर्ड है उससे हम उसके रिलेटेड या फिर उससे कम ही यूज करें, ओके। तो हमेशा फेवरेबल करने के लिए सबका होगा। अगर ये एडवर्स हो गया ना, ठीक है, अगर हमने ज्यादा यूज किया है रादर देन स्टैंडर्ड, तो ये हमारा इनएफिशिएंसी शो करता है। तो ये इस तरीके से मटेरियल कंट्रोल में आपका मदद करता है, ओके। तो इसका नॉर्मल जो फॉर्मूला इनपुट आउटपुट रेशियो का वो क्या है, एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, ओके सर। उसके बाद आपका आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको क्या बोलता है कि जितना आपका पूरे साल में मटेरियल का कंजप्शन हुआ है ना, जितना आपका पूरे साल में मटेरियल का कंजप्शन हुआ है उसके रिलेटेड आपकी इन्वेंट्रीज कितने हैं, ओके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक सिंपल फंडामेंटल रूल ये है कि आपको ये शो करता है कि आपकी इन्वेंट्री कितना जल्दी खत्म होता है, कितनी जल्दी ये क्या होता है आपके प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि सर हमने जो इन्वेंट्री खरीदा है उसमें जितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे, क्या हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, क्या हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है यानी कि ये आपके लिए अच्छी बात है, ओके, ताकि जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो जल्दी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो जो भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो जल्दी आपके पास रिटर्न आ जाएगा। लेकिन सर अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है
तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये है कि जो भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत लेट पैसे में, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जो भी रॉ मटेरियल है वो लेट में फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जितना लेट होगा आपका पैसा उतना कम आएगा आपके पास, आपके पैसा उतना लेट आएगा आपके पास। ठीक है, बिल्कुल सर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है, एक बार समझ लेते हैं हम लॉजिक से। कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ मटेरियल and comparison of inventory turnover rate provide a useful guidance for measuring inventory performance. High inventory turnover ratio indicate that material in the question is a fast moving one. Okay, मटेरियल अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर ज्यादा है तो मटेरियल क्या है, फास्ट मूविंग, यानी कि जल्दी जल्दी वो मटेरियल खत्म हो रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ओके सर, अगर लो टर्नओवर वाला रेशियो है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लो टर्नओवर वाला इन्वेंट्री अगर है या फिर लो इन्वेंट्री टर्नओवर है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो रहा है और हमारे पास हमारी जो पैसा है वो क्या होगा, लेट में आएगा। ओके सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये तो बताइए। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक मिनट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है। आपको लेना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी आपका पूरा साल है ना उसमें रॉ मटेरियल सर कितना कंज्यूम हुआ है, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। ओके, ये है आपका फॉर्मूला। कभी कभी ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ना उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसे भी यूज करते हैं, लेकिन आपको रॉ मटेरियल के टाइम पे मटेरियल चैप्टर में ये यूज करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इसके जगह पे कभी कभी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर वो पढ़ोगे ना, रेशियो एनालिसिस चैप्टर, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कभी कभी यूज किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके सर, एक बात बताइए कि ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगा, एवरेज इन्वेंट्री आपका कैसे आएगा। एवरेज इन्वेंट्री निकालना स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। आपको लेना है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आपका आएगा एवरेज इन्वेंट्री और इससे आएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, राइट। एक और चीज होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड क्या होता है सर, यानी कि कितने जल्दी इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, यानी कि कितना जल्दी आपका इन्वेंट्री कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स फाइनल प्रोडक्ट। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं कहाँ पे स्पेस है वो दिख रहा हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इन्वेंट्री, आपको लेकिन वहाँ पे लिखना है जो स्पेस आपके पास है, या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। ओके, ये कैसे निकलेगा सर, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, पूरे साल में आपका कितना दिन है, जो भी क्वेश्चन में दिया है 360 हो सकता है, 365 भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो भी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो ले लीजिए और जितना भी नंबर ऑफ डेज है वो निकाल लीजिए। तो आपका आएगा क्या, आपका आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, यानी कि आपकी इन्वेंट्री कितना जल्दी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, आपकी इन्वेंट्री कितना जल्दी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कितना जल्दी आप फ्रीक्वेंट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो।
ओके ओके सर। तो ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज करूंगा। ओके बिल्कुल सर। सर उसके बाद चलते सर, क्या ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। आपको बस ये इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेशियो है वो याद रखना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है? तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद चलते फिजिकल कंट्रोल। सर ये फिजिकल कंट्रोल क्या है? जब आप मैनुअल जो मेथड्स हो ना, मैनुअल मेथड में अगर आप रॉ मटेरियल को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, यानी कि फिजिकली आप कुछ ऐसे कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी रॉ मटेरियल कंट्रोल हो रहा है, स्टोरेज कंट्रोल हो रहा है, तो आप उसे बोलते हो फिजिकल कंट्रोल। सर फिजिकल कंट्रोल में क्या आता है? जो पहला मेथड है फिजिकल कंट्रोल का वो है डबल बीन सिस्टम या फिर टू बीन सिस्टम। इसे कभी कभी हम डबल बीन सिस्टम ये भी बोलते हैं। सर क्या होता है ये डबल बीन सिस्टम? देखो, रॉ मटेरियल कंट्रोल करने के लिए कि ना बहुत ही, हमारा जो भी रॉ मटेरियल आएंगे वो स्टोर होके कहां पे रहेंगे सर? बीन में। बीन का मतलब है जहां पे रॉ मटेरियल, जो प्लेस, जो स्टोरेज स्पेस है जहां पे रॉ मटेरियल हम लोग स्टोर करके रखते हैं, उसे बोला जाता है हमारा बीन। ओके, ये नागिन वाला बीन नहीं है बेटा, ये क्या है? स्टोरेज वाला बिन है। अब ये स्टोरेज वाले बिन को हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जो नॉर्मली प्रूडेंस वाला मेथड है ना, जो कंजर्वेटिव लोग पहले होते थे ना, पुराने जमाने के, वो भी ऐसे ही करते थे। वो एक आपका कुछ आइटम्स क्या करेंगे? रख लेंगे अपने मतलब इमरजेंसी के लिए, और बाकी का खुले में रखेंगे, बाकी बाहर रखेंगे और उसको यूज करेंगे। तो यहां पे ये सिंपल मेथड ऐसा ही है कि आप क्या करोगे, जो भी आपका स्टोरेज प्लेस है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे, या फिर आप दो कंटेनर भी कैरी कर सकते हो, दो बिन भी कैरी कर सकते हो। इसी वजह से इसे बोला जाता है डबल बिन सिस्टम और टू बिन सिस्टम। ओके, तो आपका क्या होगा? स्टोरेज प्लेस दो पार्ट में डिवाइड होगा या फिर दो पार्ट में बटा हुआ होगा। एक होगा आपका लार्जर पार्ट, एक आपका लार्जर पार्ट आएगा और एक आपका आएगा स्मॉलर पार्ट, ठीक है? एक बड़ा पार्ट होगा, एक छोटा पार्ट होगा। बड़ा पार्ट में सर क्या होगा? बड़ा पार्ट में आपका जो नॉर्मल यूसेज है ना, जो भी आप स्टोर को इश्यू करते हो, नॉर्मल इश्यू यहां से होगा आपका, बड़े वाले पार्ट से। और छोटे वाला जो पार्ट है ना, वो ओनली फॉर इमरजेंसी टाइम आपका स्टोर होके रहेगा, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है। छोटा वाला आप नॉर्मल यूज नहीं करोगे, उसे स्टोर करके रखोगे फॉर इमरजेंसी टाइम, एंड जो लार्जर वाला पार्ट है उसे आप रेगुलरली फ्रीक्वेंटली यूज करोगे। ओके सर, क्या स्मॉल वाले पार्ट को हम कभी भी यूज नहीं करेंगे? नहीं, आपको यूज करना है। जब भी इमरजेंसी जरूरत पड़ेगा ना, तो आप उसे क्या करोगे? इमरजेंसी टाइम पे यूज कर सकते हो, राइट? अब ये जो स्मॉल वाला पार्ट है उसे आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। इसे आप दो टाइप के ट्रीट कर सकते हो। या तो आप इसे रीऑर्डर लेवल की तरह ट्रीट कर सकते हो, या तो आप इसे मिनिमम लेवल की तरह ट्रीट कर सकते हो। यानी कि ऐसा भी आपका पॉलिसी हो सकता है कि हम क्या करेंगे? लार्ज पार्ट से यूज करेंगे। जब हमारा रॉ मटेरियल, जब हमारा रॉ मटेरियल का लेवल, स्टॉक का लेवल यहां तक आ जाएगा ना, हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे और फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम नॉर्मली यही से यूज करेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट है। ओके, लेकिन जिस टाइम पे, जिस दिन आपका जो स्टॉक लेवल है वो खत्म हो जाएगा, बड़ा वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, आप क्या करोगे? फ्रेश ऑर्डर प्लेस करोगे और इसको उस टाइम तक यूज करोगे। तो आप उससे एज ए रीऑर्डर लेवल भी यूज कर सकते हो कि यहां तक आपका स्टॉक आएगा तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे। लेकिन आप इसे मिनिमम की तरह भी यूज कर सकते हो। यानी कि आप यहां पे रख लिया रीऑर्डर लेवल, आपने बोला कि हाँ यहां तक मेरा स्टॉक आएगा, ये आपका रीऑर्डर लेवल है, और ये आपका स्मॉलर पार्ट है जो कि मिनिमम लेवल की तरह काम करेगा, ठीक है? तो ये भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली आप इसे ही रीऑर्डर लेवल ट्रीट कर सकते हो। डन सर। सो क्या होता है? बहुत सिंपल चीजों में यहां पे लिखा है, अंडर दिस सिस्टम ईच बीन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्टॉक, द क्वांटिटी इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल और एवर द रीऑर्डर लेवल। ओके, यानी कि स्मॉलर पार्ट में आपको उतना रखना है
जिससे कि आप रीऑर्डर लेवल ट्रेड कर सकते हो या फिर मिनिमम लेवल भी ट्रेड कर सकते हो। द अदर पार्ट केप्ट फॉर रिमेनिंग क्वांटिटी। ओके, द अदर पार्ट जो रहा ना आपका, वो क्या होगा, रिमेनिंग क्वांटिटी कैरी करेगा, जिससे आपका रॉ मटेरियल का इशू डेली चलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो इशू आर मेड आउट ऑफ द लार्जर पार्ट, द इशूज आर मेड आउट ऑफ द लार्जर पार्ट, but as soon as it become necessary to use the quantity out of the smaller part of the bin, fresh order is placed. Two bin system is the supplement of the record of respective quantities on the bin card and the store's ledger card. Okay, देखो क्या बोल रहा है कि आप कभी कभी क्या कर सकते हो ना, स्मॉलर पार्ट से आप नॉर्मली बड़े पार्ट्स इशू करोगे, कभी कभी स्मॉलर पार्ट्स आप इशू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मेथड ज्यादा सुइटेबल है, फिजिकली आप इसे करोगे तो मटेरियल कब ऑर्डर करना है आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये एक हमेशा रिमाइंडर होता है। बिन कार्ड, टू बिन सिस्टम इज सप्लीमेंटल टू द रिकॉर्ड ऑफ रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज ऑन द बिन कार्ड एंड द स्टोर्स लेजर कार्ड। ओके, टू बिन सिस्टम मेंटेन करने से एक फायदा होता है कि आपको जो रिकॉर्ड्स होता है ना, वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि आप नॉर्मली मटेरियल इशू कर रहे हो। जिस दिन आपका खत्म होगा स्मॉलर बड़े वाले पार्ट से, स्मॉलर पार्ट में जिस दिन आप जाओगे आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। ओके ओके, उसके बाद एक और मेथड भी है जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बजट। अब ये सर क्या सिस्टम है, यहां पे ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप रॉ मटेरियल फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हो, अगर आप एक एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको पता है कि आपको पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, तो एक काम करिए ना, बजट बना लीजिए। बजट से अच्छा चीज कोई हो ही नहीं सकता। आप एक स्टैंडर्ड ले लीजिए और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप काम करिए, बजट बना लीजिए ऑफ रॉ मटेरियल, कि आप कितना रॉ मटेरियल परचेज करने वाले हो, कितना कंजप्शन होने वाला है, ठीक है। मटेरियल परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, ठीक है, मटेरियल कंजप्शन बजट, ये सब बजट बना लीजिए। इसी हिसाब से आपका काम चलता जाएगा और बजट से आप कंपेयर भी कर सकते हो कि कहाँ ऊपर नीचे आपका हुआ। ओके, सो क्या दिया यहाँ पे, टू कंट्रोल द इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्रीज इट इज नेसेसरी टू नो इन एडवांस अबाउट द इन्वेंट्रीज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। यानी कि पूरे साल में आपको कितना क्वांटिटी के रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर ये आपको पता है, the exact quantity of various type of inventories and the time when they would be required can be known by studying careful production plans and production schedules. Based on this, inventories requirement budget can be prepared. Such a budget will discourage unnecessary investment in the inventories. क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मटेरियल कंट्रोल का बेस्ट जो वे है ना, वो यही है। आपको पता है अगर आपकी पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल यूज होने वाला है, कितना आपको परचेस करना है, कितना प्रोडक्शन में आपको यूज किया जाएगा, तो आप क्या करिए, उतना ही खरीदिए, आप उतना ही रॉ मटेरियल खरीदिए और उससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे। तो अगर आपके पास एक फुल प्रूफ बजट है, फुल प्रूफ प्लान है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर, उसके बाद चलते परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। ये भी फिजिकल कंट्रोल का एक वे है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसे। ओके, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सर क्या है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या करता है ना, आपका परपेचुअल इन्वेंट्री रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट। परपेचुअल इन्वेंट्री बेसिकली एक रिकॉर्ड है जो कि स्टोर डिपार्टमेंट करता है। बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर दोनों को मिला लो। बिन कार्ड में क्या होता था, क्वांटिटी रिकॉर्ड होता था। स्टोर्स लेजर में क्या होता था, क्वांटिटी एंड वैल्यू रिकॉर्ड होता था। दोनों को मिला लो। बिन कार्ड में क्या होता था, इमीडिएट रिकॉर्ड होता था। ओके, बिन कार्ड में आपका बेनिफिट था कि आपकी जो स्टॉक की क्वांटिटी, कितना इश्यू हुआ है, कितना परचेज हुआ है, वो इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता था। लेकिन स्टोर्स लेजर में एक फायदा था। स्टोर्स लेजर में क्या फायदा था, स्टोर्स लेजर में कितना इश्यू हुआ है, कितना वैल्यू है, अभी कितनी वैल्यू का स्टॉक है, वो रिकॉर्ड होता था। यानी कि स्टोर्स लेजर्स वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों रिकॉर्ड करता था। बिन कार्ड इमीडिएट रिकॉर्ड करता था। ओके, परपेचुअल इन्वेंट्री क्या करता है, इन दोनों को कंबाइन कर लेता है। ठीक है, यानी कि ये इमीडिएटली भी रिकॉर्ड करेगा एंड वैल्यू भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सो क्या है यहाँ पे, द सक्सेस ऑफ द परपेचुअल इन्वेंट्री डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। ओके, परपेचुअल इन्वेंट्री की जो सक्सेस है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ए, द स्टोर्स लेजर शोइंग क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ ईच आइटम। स्टोर्स लेजर जो है वो आपका
क्वांटिटी भी शो करना चाहिए एंड वैल्यू भी शो करना चाहिए, वो होना चाहिए। स्टॉक कंट्रोल कार्ड और बिन कार्ड आपका होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या करता है, बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर को यूज करके अपना खुद का एक कंट्रोल बनाता है। ओके, रिकॉन्साइल द क्वांटिटी बैलेंस शोन बाय ए एंड बी एबव। आप इन दोनों को रिकॉन्साइल करना है, बिन कार्ड में कितना शो कर रहा है, स्टोर्स लेजर में कितना शो कर रहा है। चेकिंग द फिजिकल बैलेंस ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम्स एवरी डे सिस्टमेटिकली एंड बाय रोटेशन। ओके, ये बोल रहा है कि परपेचुअल इन्वेंट्री में आपको करना क्या है। पहला, आपके पास स्टोर्स लेजर होना चाहिए, बिल्कुल सर है हमारे पास। आपके पास बिन कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली एवरीडे बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर को क्या करोगे, रिकॉन्साइल करोगे। यानी कि बिन कार्ड में क्या मेंटेन हुआ है, स्टोर्स लेजर में क्या मेंटेन नहीं हुआ है, वो आपको रिकॉन्साइल डेली करना है। ओके, आप क्या करोगे, फिजिकल चेक भी करोगे। चेकिंग द फिजिकल बैलेंसेस ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम एवरीडे सिस्टमेटिकली, आपको सिस्टमेटिकली भी चेक करना है एंड रोटेशन बेसिस पे भी चेक करना है। ओके, एक्सप्लेनिंग प्रॉम्प्टली द कॉजेस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड द बुक फिगर्स। सर अगर बुक में कुछ लिखा है और फिजिकली कुछ है, तो दोनों के बीच में ऐसा क्यों है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपके पास होना चाहिए। डिस्क्रिपेंसीज, जो भी कॉजेस ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, जो भी आपका जो इम्बैलेंस है, जो भी आपके दोनों के बीच में जो भी गैप है अकाउंट में, स्टोर्स लेजर बिन कार्ड में जो भी गैप है, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। ओके, मेकिंग द करेक्ट एंट्रीज wherever required after step E and removing the causes of discrepancies referred in step E। जो भी इनबैलेंस आया है, जो भी बैलेंस मतलब जो भी गैप आया है स्टॉक लेजर एंड बिन कार्ड में, उसका क्या क्या करेक्ट एंट्रीज होना चाहिए वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। एंड जो भी कॉजेस है फॉर सच डिस्क्रिपेंसीज, तो उसे क्या करना है, आपको रिमूव करना है। बिल्कुल। तो सर परपेचुअल इन्वेंट्री मेनली क्या फोकस करता है, परपेचुअल इन्वेंट्री बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, स्टोर्स लेजर एंड बिन कार्ड। स्टोर्स लेजर में एंट्री बाद में होता है, क्योंकि उसमें आपको वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि वैल्यू भी होता है और अमाउंट मतलब क्वांटिटी भी होता है एंड वैल्यू भी होता है। लेकिन बिन कार्ड क्या होता है, बिन कार्ड तो आपका स्टोर में ही पड़ा रहता है और उसको कोई भी जो भी स्टोर से रॉ मटेरियल लेके जाएगा वो इशू करेगा, मतलब वो उसमें रिकॉर्ड करेगा। तो बिन कार्ड में सिर्फ इसीलिए क्वांटिटी मेजर होता है। ओके, स्टोर्स बिन कार्ड में इमीडिएट एंट्री हो जाता है, तो बिन कार्ड हमेशा आपको करेक्ट वैल्यूएशन शो करेगा कि अभी स्टोर में कितना आइटम है, बिन में अभी कितना आइटम है। लेकिन ये जो स्टोर्स लेजर है ना, वो आपको वैल्यू भी शो करता है लेकिन करेक्ट एंट्री, करेक्ट अमाउंट शो नहीं करता, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन सपोज बिन कार्ड में हुआ है लेकिन वो शायद स्टोर्स लेजर में नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो स्टोर्स लेजर की वैल्यू अपडेटेड नहीं होगा। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यही बोलता है कि भाई दोनों के बीच में जो गैप है ना, आप दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है। आप दोनों की मर्जर क्या करेंगे, आप दोनों को हम लोग मिलाएंगे और बिन कार्ड में जो भी लिखा हुआ है स्टोर्स लेजर में जो है उसे रिकॉन्साइल करेंगे। और जो भी गड़बड़ है, जो भी गैप है दोनों के बीच में, वो क्यों है वो लिखना है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन निकालना है, उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करना है, और जो गैप है उसको जल्दी से जल्दी क्या करना है, रिमूव करना है। ओके सर। सो सर क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का, तो चलिए बात करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। Number 1, physical stock can be counted and book balance adjusted as and when desired without waiting for the entire stock taking to be done, ठीक है। जब भी आपको फिजिकल स्टॉक की क्वांटिटी चाहिए वो पता चल जाएगा आपको, जब भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए वो इमीडिएटली पता चल जाएगा और वो करेक्ट होगा, क्योंकि हम दोनों क्या कर रहे हैं, बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर को रिकॉन्साइल कर रहे हैं। राइट सर। उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट आता है क्विक कंप्लीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इंटरिम पीरियड ड्यू टू प्रॉम्प्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक फिगर्स। आपको पता है अगर इसमें होगा क्या, बेसिकली जो हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री है उसमें एक बेनिफिट आपका हो जाएगा कि आपको वैल्यू भी पता है, आपको स्टॉक भी पता है और वो करेक्ट है, क्योंकि आप दोनों को रिकॉन्साइल कर रहे हो, किसको, बिन कार्ड को एंड स्टोर्स लेजर को। तो एक फायदा आपका होगा कि जब भी आपको फाइनल अकाउंट बनाना है,
पीएनएल अकाउंट बनाना है तो क्लोजिंग स्टॉक तो सर डालना है, क्योंकि ट्रेडिंग बनेगा फिर पीएल बनेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वगैरह जो है ना अकाउंट्स वगैरह बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक वैल्यूएशन आपको इमीडिएटली पता है। Discrepancies are easily located and thus corrective action can be promptly taken to avoid their recurrence। जो भी आपकी मतलब इलॉजिकल जो भी गैप है दोनों के बीच में, बिन कार्ड में स्टोर्स लेजर में जो भी गैप है वो इमीडिएटली आपको पता चलेगा, तो इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, और उसका फर्दर कैसे नहीं होगा उसका भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। ओके, A systematic review of perpetual inventory reveals the existence of surplus, dormant, obsolete, slow moving material, so that remedial measures may be taken। बार बार हम वेरीफाई करेंगे, बार बार रॉ मटेरियल को चेक करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा सर कौन सा मटेरियल है जो स्लो मूविंग है, कौन सा मटेरियल है जो कि आउटडेटेड हो चुका है, जो कि ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है, या फिर किसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, सरप्लस है, ठीक है, और उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिक्सेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेबल एंड चेकिंग द एक्चुअल बैलेंस इन हैंड विथ दीज लेबल्स असिस्ट द स्टोर कीपर इन मेंटेनिंग स्टॉक विद इन द लिमिट एंड इनिशिएटिंग द परचेज रिक्विजिशन फॉर करेक्ट क्वांटिटी एट अप्रोप्रिएट टाइम। क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीजें बोल रहे हैं कि सर देखिए, अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना स्टॉक है, अगर हम लेबल सेटिंग को सही से कर सकते तो स्टोर कीपर का जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टोर कीपर को पता चल जाएगा कि हमें कब ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, कितना ऑर्डर प्लेस करना है और कौन से टाइम पे प्लेस करना है। बिल्कुल सर। ओके, सो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बेसिकली क्या है, बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर का कॉम्बिनेशन है। ओके, दोनों को आप मिला के इमीडिएटली रिकॉर्डिंग कर रहे हो, दोनों के बीच में जो पीरियड का गैप है ना, पहले बिन कार्ड में रिकॉर्ड होगा, फिर स्टॉक जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा आपकी स्टोर्स लेजर में, उससे आप बेसिकली दोनों के बीच में जो गैप है उसे कम कर रहे हो, और उसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले। सर क्या ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, अगर आएगा तो होपफुली आप लोग जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है उसका यूज कैसे किया जाएगा, सक्सेसफुल यूज कैसे किया जाएगा वो लिख सकते हो, एंड एडवांटेजेस लिख सकते हो। राइट सर। ओके, उसके बाद और एक थ्योरेटिकल पॉइंट में चलते जो कि मटेरियल कंट्रोल का और एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन है एक पॉइंट जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। अब ये बोल रहा है कि सर आपको रेगुलर फ्रीक्वेंटली क्या करना चाहिए, स्टॉक ऑडिट करना चाहिए। स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब स्टॉक को काउंट करना चाहिए, जितना भी आपका रॉ मटेरियल स्टोर में उसे कंटिन्यूअसली वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, द चेकिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी साउंड मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। ओके, द सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग कंसिस्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज। The stock verification may be done by internal audit department but are independent of the stores and the production staff. Stock verification is done at appropriate interval time without prior notice. The element of surprise is essential for effective control system. Okay. बोल रहा है कि सर ऐसा भी होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे बातें होते रहते हैं। ओके, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी छोटी चोरियां होती रहती है, तो इस वजह से आपको कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर कोई बड़ा सा इंडस्ट्री है ना जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ रॉ मटेरियल है, तो वो क्या करेंगे, अगर कोई लेबर आएगा बोलेगा कि यार मैं 1-2 किलो ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेट टर्म इन लॉन्ग रन द एंटरप्राइज विल बी अफेक्टेड। ओके, तो इसी वजह से आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन करना है, रेगुलरली आपको काउंट करना है स्टॉक को, रेगुलरली स्टॉक ऑडिट्स करना है। वैसे तो ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है ना, जो लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं उनका काम है, लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्शन स्टाफ से एंड जो स्टोर डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो स्टोर एंड प्रोडक्शन के स्टाफ है, उन्हें दूर रखना, क्योंकि चोरी तो सर उन्हीं लोगों ने ही किया होगा ना, ठीक है। चोर के साथ आप ऑडिट कैसे कर सकते हो, चोर को ही अगर ऑडिट करने के लिए बोलोगे तो वो और ज्यादा चोरी करेगा। तो इसी वजह से जो भी स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। राइट। और हाँ, और एक चीज की, ये जो स्टॉक वेरिफिकेशन है ना, ये सरप्राइज चेक होना चाहिए। अगर पहले से आप बताओगे तो वो लोग क्या करेंगे, फ्रॉड करने का चांस या फिर उसको हाइड करने का चांस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीफरेज को इजीली पकड़ सकते हो अगर आप उसे सरप्राइज चेकिंग के थ्रू करोगे। ओके,
सर बात करते हैं इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एनुअल और पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग के मेनली डिसएडवांटेजेस क्या है? कुछ तो डिसएडवांटेजेस है, पहले हम बुराई की बात कर लेते हैं फिर अच्छाई की बात करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एनुअल और पीरियड स्टॉक टेकिंग? सर स्टॉक टेकिंग का मतलब है स्टॉक वेरिफिकेशन, राइट? ओके, so annual stock taking however has a certain inherent shortcoming which tend to detract from the usefulness of such periodic verification. Okay, for instance, since all the time have to be covered in a given number of days, either the production department has to shut down during those days or days to enable through the checking of the stock, or else verification must be limited character. Okay, on the contrary, continuous stock taking is holding more advantages. Some of the are discussed below. छोड़ दो, ये तो लास्ट वाला पार्ट है। ओके, देखो मेजर जो डिसएडवांटेजेस है ना, जब भी स्टॉक ऑडिट होगा तो आपको स्टॉक को गिनने में टाइम तो लगेगा, बिल्कुल सर लगेगा टाइम। ओके, तो उस टाइम तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं हो सकता, फ्रेश इशू कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। हम पहले काउंट करेंगे उसके बाद इशू करेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि अगर एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन होता है ना तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ टाइम लगेगा, नंबर ऑफ डेज लगेगा। तो उस नंबर ऑफ डेज में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी जो एक्टिविटी, अपनी जो प्रोडक्शन वर्क है उसे क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। तो ये ये एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है फॉर द लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब स्टॉक वेरिफिकेशन के अगेंस्ट में एक जो नेगेटिव फैक्टर है वो ये कि स्टॉक वेरिफिकेशन की वजह से आपके प्रोडक्शन हैम्पर हो सकते, राइट? लेकिन पॉजिटिव बहुत सारे, नेगेटिव तो एक ही है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद रहेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद रहेगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो नहीं सकता उस टाइम पे, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। लेकिन एडवांटेजेस क्या क्या है सर? एडवांटेजेस में पहला एडवांटेजेस है क्लोजर ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग इज नॉट नेसेसरी। ये बोल रहा है कि एक काम करिए, पूरा प्रोडक्शन को बंद करना जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, जो काउंट करेंगे आप उससे प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। एक बार हमने रॉ मटेरियल कुछ काउंट कर लिया, आप उसका उतना क्वांटिटी क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। वो डाटा तो हमारे पास ही रहेगा, बिल्कुल सर। तो पूरा नॉर्मल बिजनेस को बंद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा बोलता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, स्टॉक डिस्क्रिपेंसीज आर लाइकली टू बी ब्रॉट टू द नोटिस एंड corrected much earlier than under an annual stock taking system। देखो क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग में क्या हो सकता है, पूरे साल के बाद अगर आप एंड में स्टॉक ऑडिट करोगे तो पूरे एंड में आपको पता चलेगा कि भाई मटेरियल में कुछ तो गड़बड़ी था, कुछ तो झोल हुआ है मटेरियल में। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस स्टॉक ऑडिट कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे भाई कब हुआ है चोरी और कितने जल्दी हम पकड़ सकते हैं, कितना जल्दी हम एक्शन ले सकते हैं। ओके, जैसे बैंक्स में होता है ना कंकरेंट ऑडिट, इसी वजह से तो किया जाता है। सिमिलरली द सिस्टम जनरली हैज ए सोवियरिंग इन्फ्लुएंस ऑन द स्टोर स्टाफ्स बिकॉज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सरप्राइज प्रेजेंट देयर इन। ओके, ये सिस्टम एक चीज तो सर रहता है कि सर डर तो लगेगा आपको, ठीक है, डर सबको लगता है, बिल्कुल। तो जब भी हर बार सरप्राइज चेक होगा ना, सपोज आज आ गए कुछ स्टाफ्स आपने रखा कि आज हम स्टॉक वेरीफाई करेंगे, तो चोरी करने के लिए जो स्टोर डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्टाफ है ना, उन्हें हमेशा लगेगा कि सर कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे, ठीक है, चोरी कर रहे हैं ना, कभी ना कभी तो हमारा टाइम आएगा और हम पकड़े जाएंगे। तो डर रहेगा एम्प्लॉय के बीच में, सो वो कुछ गलत स्टेप नहीं ले सकते, वो चोरी वगैरह जो छोटे हरकत है ना वो नहीं कर सकते, बिल्कुल सर। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ द स्टोर आइटम कैन बी वॉच्ड मोर क्लोजली बाय द स्टोर ऑडिटर। The movement of the store item can be watched more closely by the store's auditor so that chance of obsolescence buying are reduced। देखो जैसे होता है ना, स्टोर कीपर गधे होते, नहीं ऐसा नहीं होता है। स्टोर कीपर कभी कभी होता है ना, अपना काम कोई ठीक से नहीं करता। इंडिया में ये बहुत मतलब कॉमन चीज है कि हर एक को दूसरे के काम में टांग अड़ाना है, ठीक है। और ऑडिटर इसीलिए बने हैं, ऑडिटर एक ऐसे पर्सन है जिन्हें लीगली पावर मिला है कि आप दूसरे के काम में जाकर टांग अड़ाइए, ठीक है, और उनके पास पूरे पावर भी है। हमारी हर एक इंडियन की एक ही बजाय कि हम दूसरे के काम में गलतियां निकालेंगे, ठीक है। सपोज मेरा मतलब 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी ने गलती किया है ना तो ज्यादा दिखेगा, खुद की गलती नहीं दिखेगा। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है, ओके, मेरी गर्लफ्रेंड और मैं दोनों जब भी गलती करते तो मेरी गर्लफ्रेंड को खुद की गलती दिखती ही नहीं है, सिर्फ मेरी ही गलती, हमेशा उसकी गलती है तो वो भी मेरा गलती है,
ठीक है, और मैंने कुछ गलती किया तो वो डेफिनेटली मेरा ही है। तो इंडिया में लोगों को दूसरे की गलती ज्यादा दिखता है, ठीक है, खुद की गलतियां नहीं दिखता है। तो सिमिलरली जो ऑडिटर होते हैं ना, वो क्या करेंगे, जब उन्हें कोई भी डिपार्टमेंट में भेजोगे कि गलतियां निकालो, वो फटाक से निकालेंगे गलती। तो जो स्टोर कीपर है ना, वो शायद भूल जाए कि कोई आइटम ऑब्सोलेट होने वाला है, कोई आइटम वेस्ट हो रहा है, किसी का स्टॉक बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ऑडिटर लोग पकड़ सकते हैं और अल्टीमेटम फायदा सर किसका होगा, कंपनी का होगा। ओके, उसके बाद आता है फाइनल अकाउंट कैन बी रेडी, फाइनल अकाउंट कैन बी रेडी क्विकली, इंटरिम अकाउंट्स आर पॉसिबल क्वाइट कन्वीनियंटली। ओके, इंटरिम अकाउंट्स आपको बनाने वो जल्दी हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स जल्दी बन जाएगा क्योंकि स्टॉक का डाटा आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ओके सर, ओके। सो ये है सर आपका मटेरियल इशू के पूरे प्रोसीजर्स। राइट सर, ओके। अब बात करते हैं सर, यहां पे हमारा मटेरियल इशू मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया। अब हम बात करेंगे मटेरियल इशू कंट्रोल की, एंड हम वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल निकालेंगे। जो भी मटेरियल आपके प्रोडक्शन में यूज होता है, जो भी आपकी क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो भी आपकी क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी वैल्यू आपको कैसे निकालना है, वो आज हम करने वाले। हमारी जो नेक्स्ट पार्ट है मटेरियल इशू कंट्रोल, उसमें ओके 3 पार्ट थे। मटेरियल परचेज कंट्रोल, जिसमें हमने EOQ के बारे में पढ़ा कि EOQ से ही परचेज करने से आपका कॉस्ट कम आता है, बिल्कुल। उसके बाद हमने मटेरियल स्टोरेज में अब तक जो भी पढ़ रहे थे वो मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल था, बिल्कुल सर। अब हम क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू, जो भी मटेरियल हम इशू कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन कैसे होगा, मटेरियल इशू कंट्रोल, वो पढ़ने वाले। ओके, सो मटेरियल जो भी हम इशू करते हैं ना, उसकी कंट्रोल कैसे होगा, उसकी अगर हम करेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसका हम करेक्ट वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं ना स्टोर से, तो उसका अगर हम करेक्ट वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो मटेरियल है वो कंट्रोल हो रहा है, हमें प्रॉपर जो डाटा है वो मिल रहा है टाइम टू टाइम। सो इसी वजह से मटेरियल वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तीन तरह से आपकी मतलब मटेरियल कॉस्टिंग से 3 टाइप के क्वेश्चन आपका आ सकता है। पहला है आपका EOQ, अगर आप CMA की एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन होगा वो आपका EOQ के बेसिस पे रहेगा, या फिर तो लेबल सेटिंग सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। मटेरियल से 7 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और वो लेबल सेटिंग से आता है या फिर EOQ से ज्यादा आता है। लेकिन अगर इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आता है, EOQ से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है एंड लेबल सेटिंग से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो आएगा आपका यहां से वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू से। ओके सर, जो भी हमने मटेरियल इशू किया है उसकी वैल्यूएशन हम कैसे करने वाले, कोई मेथड्स है क्या सर इसके लिए? बिल्कुल, बहुत सारे मेथड्स है। ओके, सो एक एक करके सारे के सारे मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर। उसके बाद हम लोग जितने भी मेथड्स है वो सब कुछ कवर करेंगे। ओके, सो सर जो पहला मेथड है वो ये है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। क्या बोल रहा है ये मेथड सर? दिस मेथड इज यूजफुल स्पेशली व्हेन मटेरियल आर परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर। ओके, as such material are issued subsequently to the specific job or work order at the price at which they were purchased. To use this method, it is necessary to store each lot of material separately and maintain its a separate account. देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल। ये बोल रहा है कि सेपरेट प्राइस मेथड सर क्या है? सेपरेट प्राइस मेथड बहुत ही सिंपल चीज है। आपने एक पर्टिकुलर जॉब या फिर आप एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, आप उसी के लिए सिर्फ उसी के लिए ही मटेरियल परचेज किए हो, ठीक है। तो जो भी आपने मटेरियल परचेज किया उसके लिए जो भी आपने प्राइस पे किया है वही आपका इशू प्राइस रहेगा, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल उसी हिसाब से होगा। बिल्कुल सर। ओके, सो ये कब हो सकता है? जब क्वांटिटी आपका छोटा है, जब आप जॉब कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो। जॉब कॉस्टिंग का मतलब है कि आप सिंपल प्रोडक्ट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी एक कस्टमर के लिए आप स्पेसिफिकली प्राइस वाले कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। आप जो लार्ज बल्क में होता है ना, बैच में जहां पे प्रोडक्ट आता है वो नहीं बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। जहां पे क्या होता है तो देखो, दिस मेथड इज यूजफुल स्पेशली व्हेन मटेरियल आर परचेज फॉर ए स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर। अब इसका एग्जांपल कैसे लेंगे? सपोज मुझे एक लार्ज किंग साइज बेड बनाना था, राइट?
मुझे एक लार्ज किंग साइज बेड बनाना था, तो मैं गया एक कारपेंटर के पास, बोला कि भाई देखिए मुझे एक लार्ज किंग साइज बेड चाहिए, लग्जरी बेड होना चाहिए, ठीक है। उसने बोला कि हाँ सर हम क्या करेंगे, सागवान का लकड़ी लाएंगे और उसमें आपके लिए बनाएंगे, बहुत लग्जरियस होगा। लेकिन सर ये जो लकड़ी है ये बहुत कॉस्टली होते हैं, अब इसका प्राइस जो है ऐसे ऐसा आएगा, ठीक है। तो नॉर्मली वो किसी और मतलब उस जगह पे क्या होगा कि सपोज मेरा कोई और एक पर्सन, मेरा भाई जा रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे लिए भी एक बेड चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे नॉर्मल जो लकड़ी है ना उसके हिसाब से दीजिए, इतना कॉस्टली लकड़ी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि दोनों के लिए प्राइस अलग अलग आएगा, क्योंकि मटेरियल की जो क्वालिटी है एंड मटेरियल की जो प्राइस है वो दोनों के लिए अलग अलग है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो जहां पे ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे प्राइसिंग होता है ना, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट की सेलिंग होता है, वहां पे ये मेथड अप्रोप्रिएट है, राइट। कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है इसके। एडवांटेजेस क्या क्या है, दो एडवांटेजेस है। द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इशूड फॉर द प्रोडक्शन पर्पज टू स्पेसिफिक जॉब्स रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट एंड करेक्ट कॉस्ट। बहुत ही सिंपल है, मैंने मेरे बेड बनाने के लिए जितना भी लकड़ी लगा है, ठीक है, कारपेंटर ने स्पेसिफिकली मेरे लिए वो प्रोडक्ट परचेज किया है, तो जो भी प्राइस होगा वो इजीली चार्ज हो जाएगा मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो वो बहुत ही आसान है। दिस मेथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। जहां पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, जहां पे प्रोडक्ट आपका स्पेसिफिक है, वहां पे ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके सर, क्लियर। डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट स्पेशली व्हेन परचेज एंड इश्यू आर न्यूमरियस। ओके, न्यूमरियस परचेज जहां पे होता है, जहां पे बहुत बल्क में क्वांटिटी परचेज किया जाता है और जहां पे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है, एक साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, तो उस केस में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। ओके, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पे, जो है आपका फीफो मेथड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल इश्यू के लिए। ओके, फीफो मेथड का फुल फॉर्म क्या है, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। ओके, क्या बोलता है सर ये मेथड, इट इज ए मेथड ऑफ परचेजिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल, इट इज ए मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर इन व्हिच दे आर परचेज्ड। ओके, जो ये ब्लैक में लिखा है वो आपको हाईलाइट करना है। ओके, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जैसे मटेरियल जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में परचेज हुए ना, जब हम उन्हें इश्यू करेंगे, हम उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूएशन करते जाएंगे। ओके, जो भी आप मटेरियल इश्यू कर रहे हो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको ये समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी आप मटेरियल इश्यू करोगे ना, वो फाइनल प्रोडक्ट में यूज होगा, और फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है कि आपने जो मटेरियल इश्यू किया है उसका प्राइस कितना है, उसका वैल्यूएशन आप कैसे कर रहे हो, कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हो। इस वजह से आपकी फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और ये अल्टीमेटम अफेक्ट करेगा आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी उसे। सो ये एक बहुत प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट सर। सो इट इज ए मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर इन व्हिच दे आर परचेज। जो भी ऑर्डर में परचेज हुए उसी ऑर्डर में हमें इश्यू करना है। ओके, in other words, the material are issued in the order in which they are arrive in the store, or items longest in the store are issued first. Thus, issue of material only recovers the purchase price which does not reflect the current market price. Okay, ये बोल रहा है क्या कि सपोज हमारा ये स्टोर है, सपोज ये हमारा स्टोर है, यहाँ पे हमने क्या किया है, रॉ मटेरियल स्टोर करके रखे। जो भी मटेरियल यहां पे आते हैं ना, जो पहले आया वो पहले जाएगा, फास्ट इन फास्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है, इस मेथड का रूल वही है। तो जो भी हमने मटेरियल खरीदा है, जिससे फास्ट खरीद रहे, जिसका रेट वही है, वो क्या होगा, मटेरियल उसी रेट में इशू किया जाएगा। एक नेगेटिव इसका ये है कि सपोज हमने 2-3 महीने पहले मटेरियल खरीदा था, ठीक है, सपोज एट ए रेट ऑफ ₹10, अभी मार्केट में वैल्यू चल रहा है एट ए रेट ऑफ ₹15। तो सर आपने खरीदा था 10 में, लेकिन अभी तो प्राइस चल रहा है 15 का ना। तो अगर हम ये मटेरियल 10 रुपए में इश्यू करेंगे तो हमें जो नया खरीदना पड़ेगा वो तो 15 में खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल,
तो यहाँ तो सर गड़बड़ हो जाएगा, हमें ज़्यादा बाद में हमें ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये इसका एक नेगेटिव है, वो बात करेंगे हम पूरा, ठीक है। तो चलिए इस मेथड के बारे में दोबारा बात करते हैं, राइट। दिस मेथड इज कंसिडरिंग सुइटेबल एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस, ये हाईलाइटेड है आपके पास, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड इज कंसिडर सुइटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइस बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्शन विल बी हाई व्हाइल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट मटेरियल विल बी लो। जैसे मैंने बोला ना कि सपोज हमने खरीदा था 10 रुपए में, अभी मार्केट में वैल्यू चल रहा है, मार्केट वैल्यू अभी चल रहा है 15 रुपए, सॉरी परसेंटेज में क्यों दे रहा हूं, 15 रुपए। तो सर हमारा नुकसान हुआ रहा है, हमारा यहां पे ये गलत क्यों है, क्योंकि अभी अगर हम रॉ मटेरियल खरीदने जाएंगे ना तो हमें 15 रुपए का आएगा। तो अगर हम 10 रुपए में इशू करें फास्ट इन फास्ट आउट मेथड में, तो क्या होगा, हम अभी तो कम प्राइस में इशू कर लेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा चल रहा है, हम कम प्राइस में दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटम ये हमें बाद में अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमें भाई ज्यादा पैसे में खरीदना है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है मतलब हमने 10 में खरीदा था और मार्केट वैल्यू अभी भाई 6 रुपए का है, हमने खरीदा था 10 में लेकिन अभी 6 रुपए में, और ये प्राइस कॉन्स्टेंटली डाउन हो रहा है, मानेंगे फॉलिंग प्राइस है, तो हमारे लिए फायदा है। क्यों, क्योंकि हम तो 10 रुपए में दे देंगे प्रोडक्ट, लेकिन हमें खरीदने में कितना आएगा, 6 रुपए आएगा। तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा ना वो इजी हो जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा। ओके, सो दिस मेथड, इसी वजह से क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज सुइटेबल इन द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। सर ये जो क्वेश्चन है ना ये बड़ा होके एमसीक्यू आएगा, ऐसा मेरा एक सर बोलते थे कि बड़ा होके एमसीक्यू आएगा तो बहुत अच्छा होता। ओके, बहुत अच्छा डायलॉग है कि ये जो प्राइस है ना, ये जो पॉइंट है आपको दिमाग में सेट करना है कि जो फीफो मेथड है वो कौन सी टाइम में, वो कौन सी पीरियड में सबसे सुइटेबल है, जहां पे प्राइस फॉल कर रहा है, फॉलिंग प्राइस के टाइम पे ये सबसे सुइटेबल है। सो एमसीक्यू आ सकता है ये, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बट अगेन हर चीज का एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो बट इन द केस ऑफ राइजिंग प्राइस, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर दे लेते हैं, बट इन द केस ऑफ राइजिंग प्राइस इफ दिस मेथड इज अडॉप्टेड द चार्ज टू द प्रोडक्शन विल बी लो एज कंपेयर टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। यानी कि सर ये फॉलिंग प्राइस के टाइम पे तो सुइटेबल है, लेकिन राइजिंग प्राइस के टाइम पे ये मेथड सुइटेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें खरीदना पड़ रहा है, हम इशू तो कम प्राइस में कर रहे हैं लेकिन खरीदना ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, 10 रुपए में इशू कर रहे हैं लेकिन खरीदने के लिए 15 रुपए दे रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। ओके ओके सर एक बात बोलिए, इसके दिस मेथड, ये जो मेथड है इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? बहुत सिंपल है, जो आप बचपन में लिखते थे ना बीकॉम में या फिर +2 में, सिंपल टू अंडरस्टैंड इजी टू ऑपरेट, ये तो सर हमें भी पता है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट, ये इसका एडवांटेजेस है। मटेरियल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्शन रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट विथ व्हिच द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन शुड हैव बीन चार्ज्ड। ओके, ये एक फालतू का पॉइंट दिया है कि मटेरियल कॉस्ट जो भी चार्ज होता है ना प्रोडक्शन को, वो एक्चुअल कॉस्ट है। ओके, इन द केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इन द केस ऑफ फॉलिंग प्राइस द यूज ऑफ दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट। जैसे मैंने बोला कि फॉलिंग प्राइस के टाइम पे ये हमें मदद कर सकता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल बी रिप्रेजेंट द वेरी क्लोजली एट करेंट मार्केट प्राइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारी क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो क्योंकि हम फास्ट इन फास्ट आउट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक बचेगा वो कौन सा वाला बचेगा सर, जो सबसे एंड में परचेज हुआ होगा, जो स्टॉक सबसे एंड में परचेज हुआ होगा ना वो बचा होगा हमारे पास, बिल्कुल। तो जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं सेंस बनाता है, कि हाँ अभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मार्केट में भी इतना ही चल रहा है। ठीक है, तो वो इस पॉइंट पे ये वाला जो मेथड है वो स्टैंड आउट करता है, ये वाला भी फॉलिंग प्राइस के टाइम पे भी ये स्टैंड आउट है। और जो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट, ये तो बहुत ही आसान है कि भाई आया और गया, फास्ट इन फास्ट आउट, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट, तो ये है ही। सर इसी हिसाब से थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी बता दीजिए हमें। बिल्कुल, जैसा मैंने बोला कि अगर प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है, तो ये मेथड आपको गलत कैलकुलेशन दे सकता है। अगर फॉलिंग मतलब प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, देन इन दैट केस दिस मेथड में गिव यू क्लरिकल एरर्स, मतलब जो भी कुछ एरर कंप्यूटेशन है वो आपको दे सकता है।
Since each issue of material since each issue of material to the production is related to a specific purchase price, the cost charged to the same job are likely to show a variation from the period to period. Okay, क्योंकि हम फास्ट इन फास्ट आउट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि प्राइस अगर फॉलिंग है, मतलब फॉलिंग प्राइस है, या फिर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रहा है, रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज हो रहा है, तो सेम प्रोडक्ट हो सकता है लेकिन उसकी जो कॉस्ट हम चार्ज करेंगे पीरियड टू पीरियड वो अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। सपोज हमने पहले मटेरियल खरीदा एट ए रेट ऑफ 10, फिर उसके बाद एट ए रेट ऑफ 11, फिर एट ए रेट ऑफ 12, फिर एट ए रेट ऑफ 13, फिर एट ए रेट ऑफ 14। हमने 10 वाला खरीदा, पहले इशू कर लिया। ठीक है, उसके बाद सोचो कि हमने 10 रुपए में जो भी प्रोडक्ट खरीदे थे, जो भी रॉ मटेरियल खरीदा था, उससे पहले इशू करेंगे बिल्कुल। तो जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट आएगा वो 10 रुपए के हिसाब से आएगा। ओके सर, उसके बाद हम 11 रुपए करेंगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, फिर 13 रुपए करेंगे तो इस हिसाब से आएगा, फिर 14 रुपए करेंगे तो उस हिसाब से आएगा। यानी कि प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन उसकी जो कॉस्ट हम चार्ज कर रहे हैं ना एक पीरियड में, वो डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस मेथड का और एक लिमिटेशन है। ओके सर, उसके बाद जो लास्ट वाला लिमिटेशन है जो मैंने बोला था आपको कि इन केस ऑफ राइजिंग प्राइजेस द रियल प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न बीइंग लो व्हाइल द प्रॉफिट इन द बुक विल बी अपीयर हाई। ओके, राइजिंग प्राइस के टाइम पे जब प्राइस बढ़ रहा है ना तो उस टाइम पे रियल प्रॉफिट जो है वो लो है लेकिन बुक प्रॉफिट हाई है। सर ये कैसा वाला पॉइंट है, बता दीजिए जरा। बिल्कुल बताता हूं ना। देखो हुआ क्या कि सपोज हमने खरीदा था 10 रुपए में कोई मटेरियल, बिल्कुल अभी मार्केट का जो प्राइस है वो है 20 रुपए ड्यू टू राइजिंग प्राइस। हमने 10 रुपए में खरीदा था, अब प्राइस कितना है 20 रुपए। तो हमने क्या किया, हमने तो सर बोला कि नहीं हम तो फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो हम तो कॉस्ट कितने में लेंगे, 10 रुपए में लेंगे। बिल्कुल सर। सो सपोज प्रोडक्ट बनाने में प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो है 80 रुपीज, तो सर हम कॉस्ट कितना माइनस करेंगे, 10 रुपया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 70। प्रैक्टिकल के लिए लेते हैं, मतलब और कोई प्रोडक्ट सपोज नहीं है, रॉ मटेरियल में और कोई खर्चा नहीं है, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 70। बिल्कुल सर। क्या हुआ, देखो हमने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, फीफो मेथड फॉलो कर ले, मार्केट में अभी का रेट कितना है सर 20 रुपए है। ठीक है, सो एसपी कितना होगा 80, हम कॉस्ट कितना माइनस करेंगे 10, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 70। लेकिन जो हम भूल रहे हैं ना वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो रॉ मटेरियल्स थे हमने खरीदे थे 10 रुपए में, लेकिन प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए हमें अभी कितने में खरीदना है सर, 20 रुपए में खरीदना है। पहले हमने 10 रुपए में खरीदा था लेकिन अभी कितने में खरीद रहे, 20 रुपए में। सो ये जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है ना 10 रुपए का, उससे हम क्या इग्नोर कर सकते हैं सर, नहीं इग्नोर कर सकते। तो इसी वजह से क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस द रियल प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न बीइंग लो, एक्चुअल प्रॉफिट तो भाई कम है क्योंकि हमारा ये 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, हमारा 10 रुपए का एक्चुअली में नुकसान हो रहा है, लेकिन बुक में ज्यादा शो करेगा क्योंकि बुक में तो हमने पुराना वाला रॉ मटेरियल लिया है ना, बुक में तो हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो इसी वजह से इन द केस ऑफ राइजिंग प्राइस द रियल प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न इज बीइंग लो व्हाइल द प्रॉफिट इन द बुक विल अपीयर हाई। This may lead to inability of the firm to meet the material purchase demand at the current market price। वही बोल रहा है कि भाई जिस रेट में आप खरीद रहे थे ना वो जमाना आपका गया, अभी आप उस रेट में नहीं खरीद सकते। अभी जो मार्केट में जो भी रेट चल रहा है उसी में आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो राइजिंग प्राइस के टाइम पे ये मेथड इतना अच्छा नहीं है। बुक में एक प्रॉफिट शो करेगा लेकिन एक्चुअली में कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं होगा क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। ओके सर ये तो हो गया हमारा पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल भी तो करना है सर। बहुत थ्योरी पढ़ लिया सर, अब मूड नहीं है थ्योरी पढ़ने का। कॉस्टिंग में भी हम इतना थ्योरी पढ़ेंगे तो सर इससे अच्छा तो हम लॉ ही ले लेते ना। लॉ पेपर और कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस बचा, नहीं हम लोग थ्योरी करने वाले, प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, अब भी करेंगे प्रैक्टिकल। ओके, ये आ गया आपका क्वेश्चन, कितना बड़ा है देखिए। ओके, सीए में मैथ में ये क्वेश्चन है, सीए में की इंटर की ग्रुप 1 की बुक में, और अगर मैं इलुस्ट्रेशन नंबर बोलूं तो इलुस्ट्रेशन नंबर आपका है 7, जिनके पास नया बुक है। ओके, पुराना बुक में कितना है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जिनके पास नया बुक है वो 7 है। ओके, लेकिन मेरे मैथ में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपको नोट्स मिला है उसमें भी ये क्वेश्चन होगा, लेकिन आप बुक में भी रेफर कर सकते। राइट सर।
ओके, क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए स्टोर लेजर अकाउंट, प्रिपेयर ए स्टोर्स लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अडॉप्टिंग फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू ऑफ मटेरियल। ओके, बोल रहा है कि फीफो मेथड फॉलो करके आप क्या करिए, एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाइए जहां पे हमें मटेरियल इशू की प्राइस पता लगेगा। ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है सर, हमें एक महीने के डेट्स कुछ दिया हुआ है, डेट 2024 ईयर है मार्च 1, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 500 टन्स का एट ए रेट ऑफ 200 रुपीज। उसके बाद ये हमारी ओपनिंग बैलेंस था बिल्कुल। उसके बाद हमने कुछ इशू किया मटेरियल 70 टन का, हमने फर्दर कुछ इशू किया 100 टन का, हमने फर्दर इशू किया 80 टन का। ओके, 3 मार्च 4 मार्च एंड 5 मार्च इन तीनों में हमने क्या किया, 70 टन 100 टन एंड 80 टन का इशू किया। राइट सर। मार्च में हमने मार्च 13 में हमने रिसीव किया, हमने परचेज किया कितना, 200 टन्स। राइट, उसके बाद हमने मार्च 14 में हमारा रिटर्न आ गया, हमने कुछ इशू किया था डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ए को, जो भी हमने ये इशू किया था ना उसमें से 15 टन्स हमारा रिटर्न आ गया। ओके, मार्च 16 में हमने फर्दर इशू किया 180 टन्स का। ओके, मार्च 20 में हमने रिसीव किया 240 टन्स एट ए रेट ऑफ 195। ओके, उसके बाद मार्च 24 में हमने 300 टन का इशू किया। मार्च 25 में हमने क्या किया, 320 टन्स का रिसीव किया एट ए रेट ऑफ 200। इशू हमने किया 26 में डिपार्टमेंट बी को 115 टन्स। उसके बाद रिटर्न हो गया हमारा 35 टन्स एंड रिसीव फ्रॉम द सप्लायर कितना हुआ, 100 टन्स। ओके, 28 मार्च को। तो सर ओवरऑल डाटा हमारे पास यहाँ इतना ही है। थोड़ा सा जल्दी मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। ओके, और बहुत आसान है, मैं बोलूँ आपको इतना आसान है आपको लगेगा कि यार इससे आसान चीज कुछ है ही नहीं। ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। धीरे धीरे आराम से करेंगे, कैसे एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और कैसे एक्चुअली आपको इसका कैलकुलेशन करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, आपको करना क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा आपको एक हेडिंग लिखना है, स्टोर्स लेजर अकाउंट, स्टोर्स लेजर अकाउंट फीफो मेथड। अंडर फीफो मेथड भी आप लिख सकते हो, फीफो मेथड। सर हमें ऐसे ही प्रेजेंट करना है, अगर मार्क चाहिए तो ऐसे ही प्रेजेंट करो, नहीं चाहिए तो मत करो, मुझे मत बोलना फिर। ओके सर, ये हो गया। ओके ठीक है, इसे आपको बनाना है, आपकी जो रफ नोट है उसमें आप बना सकते हो। राइट, ओके ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है नॉर्मली, एक मिनट, ओके थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस आ गया, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। आपको पूरा यूज करना है। ओके डन, ये हो गया आपका। यहाँ पे आपको लिखना है डेट, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ओके, तो डेट है ये आपका। ओके,
आपको यहाँ पे लिखना है, एक कॉलम बनाना है रिसिप्ट के लिए, रिसिप्ट्स। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है इशू, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है बैलेंस। ओके, होपफुली ये छोटा नहीं है तो आपको लिखना है अच्छी तरीके से, डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। इसमें जो 3 कॉलम है ना, इसमें एक में लिखना है क्वांटिटी, एक में लिखना है आपका रेट, और एक में लिखना है आपका अमाउंट। ओके, एक में आपको लिखना है क्वांटिटी, एक में रेट और एक में अमाउंट। इशू में भी वही सिंपल आपको लिखना है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ओके, यहाँ पे भी आपका सेम लिखना है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। डन, बिल्कुल सर। ओके, सो ऐसे आपको 3 कॉलम बनाना है। ओके, एक डेट का बनाएंगे सेपरेट, एक रिसिप्ट का, एक इशू का, एक बैलेंस का, पहले 3 कॉलम। उसके बाद उसके अंदर और 3 कॉलम आपको बनाना है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। डन डन। सो पहला हम डेट क्यों लिख रहे हैं सर, एक नॉर्मली फॉर्मेलिटी के लिए आपको मेंटेन करना है। सो डेट आपका है, ईयर आपका है 2024 और डेट आपका है 1 मार्च। ओके, पहले मार्च में सर हमारा क्वांटिटी कितना था। देखिए, रिसिप्ट का मतलब क्या है, तीनों कलम का मैं एक बार आपको यूसेज बता देता हूं। तीनों कलम का जो रिसिप्ट कलम है, रिसिप्ट कलम मतलब जितने बार हम परचेज करेंगे, जितने बार हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, उतने बार हम रिसिप्ट में डालेंगे। जितने बार हमें मटेरियल रिसीव हुआ है बाहर से, बिल्कुल, या फिर हमें मटेरियल रिटर्न आया है तो भी हम क्या करेंगे, रिसिप्ट में लिखेंगे। यानी कि हमारे डिपार्टमेंट को, स्टोर डिपार्टमेंट को जितने बार भी मटेरियल मिला है वो आपका आएगा रिसिप्ट में, राइट। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने जितने बार भी मटेरियल इश्यू किया है वो आएगा कितना, इशू में। ओके, जितना भी मटेरियल आपने इशू किया है। रेट उसका वेरी करेगा, फिफो मेथड हम फॉलो करें तो रेट उसी हिसाब से आएगा। एंड बैलेंस में आपका आएगा कि अभी आपके पास कितने क्वांटिटी का मटेरियल है, राइट सर। सो 1 मार्च को हमारे पास क्या था सर, कोई रिसिप्ट था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नील था हमारा रिसिप्ट। इशू भी सर कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास बैलेंस था। कितना था बैलेंस, 500 टन्स का। यहाँ पे बस आपको 500 लिखना है, ऊपर आप लिख सकते हो क्वांटिटीज इन टन्स एंड अमाउंट जो भी है। ओके, 500 टन्स। ओके, रेट इसका कितना है, 200। ओके, सो अमाउंट सर कितना आएगा, सिंपल सा बात है सर, 1 लाख का आएगा। डन डन। ये सर आपको पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया, पहले डेट का ट्रांजेक्शन खत्म। क्या था पहले डेट का ट्रांजेक्शन, देख लेते एक बार। 1 मार्च को आपका ओपनिंग बैलेंस है 500 टन्स का एट ए रेट ऑफ 200, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। डन डन सर। आप लोग ज्यादातर प्रीफर करिए कि आपको रोलिंग पेपर में ही लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपका नोट कॉपी है वो रोलिंग पेपर का होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको रोलिंग पेपर में लिखना है, तो प्रैक्टिस रहेगा आपका। ओके, फिर 3 मार्च को हमने इशू किया है सर, हमने इशू किया है। कितना इशू किया है हमने इशू किया है सर 70 टन्स का। ओके, 70 टन्स का हमने इशू किया है। एट ए रेट ऑफ सर कितना रेट होगा, बहुत ही सिंपल है, हम फास्ट इन फास्ट आउट मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टॉक होगा ना, उसका जो भी रेट है हम उसी रेट से इशू करेंगे। लेकिन सर हमारे पास तो यहाँ पे एक ही रेट है, 500 यूनिट एट ए रेट ऑफ 200, बिल्कुल, तो हम उसी रेट में करेंगे। सो रेट लेंगे 200। ओके, मैं जो इशू है उसका रेट यहाँ पे रेड कलर में लिख रहा हूँ ताकि हाईलाइट रहेगा आपके लिए। इशू का रेट कितना लेंगे, 200। सो सर कितना आ जाएगा, 14,000। डन सर। बैलेंस में कितना बचेगा, 500 यूनिट हमारे पास था, हमने 70 यूनिट अब स्टोर्स, मतलब स्टोर्स डिपार्टमेंट से 70 यूनिट हमने इशू कर लिया। तो सर अब हमारे पास कितना यूनिट रहेगा, 430। कैलकुलेटर लेके आप बैठ जाइए, ठीक है। सो 430 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 200, तो सर कितना आ जाएगा, आंसर इज 86,000। बिल्कुल सर। उसके बाद सर हमने अगेन इशू किया है, कितने में, 4th डेट को हमने इशू किया है। उसी सर ये बार बार ये जो आप मार्क कर रहे हैं ना, ऐसा करना जरूरी है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, अभी बस आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि लाइन में अलाइनमेंट रहे, इसी वजह से। ओके, फिर हमने इशू किया है 100 यूनिट सर, 100 टन्स हमने इशू किया है। एट ए रेट ऑफ सर कितना होगा, अगेन वही 200। सो यानी कि सर हमारा आंसर, मतलब क्वांटिटी कितना आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, क्वांटिटी आपका आ जाएगा 20,000। बिल्कुल सर।
ये कितना आ जाएगा 330, ओके 200 यानी कि 66,000। बिल्कुल सर ये इतना आसान है क्या? बिल्कुल सर, इतने आसान मार्क के लिए हमें 5 मार्क्स मतलब 7 मार्क्स आते हैं, बिल्कुल। ओके, उसके बाद 5 तारीख को हमारा इशू कितना हुआ है सर? 80 टन्स। 80 टन्स हमने इशू किया है। आटे रेट ऑफ सर कितना होगा? रेट आपका 200, ओके। सो ये आ जाएगा सर 16,000। ये आपका कितना आ जाएगा? 250, 200 यानी कि 50,000। सर जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था उसमें से हमने क्या किया सर? हमने उसमें से 3 बार इशू किया। एक बार 70 टन्स का, एक बार 100 टन्स का, एक बार 80 टन्स का, ठीक है। तो 70, 100, 10, उसके बाद हमारे पास बचा आप 250 टन्स का। लेकिन सर हमने परचेज भी तो किया है। हमने हमारा जो 13 मार्च है उस डेट को हमने परचेज किया है। कितना परचेज किया है सर? 200 टन्स का हमने परचेज किया है। 200 टन्स का हमने परचेज किया है, ओके। रेट सर कितना है? रेट है आपका 190, ओके। रेट है आपका 190, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आपका क्वांटिटी कितना आ जाएगा? रेट आपका 190 है तो आपका कितना क्वांटिटी आ जाएगा? ये आपका कैलकुलेटर एक बार यूज कर लेता हूं मैं। 38,000, ओके। सो 200, 190, 38,000, डन डन। सो सर हमारे पास बैलेंस कितना आएगा? एक आएगा 250, दोनों अलग अलग यूनिट है ना, और एक आएगा 200, ओके। सो एक का रेट कितना आएगा सर? 200 और एक का आएगा 190, तो ये आएगा 50,000 और ये आएगा 38,000। सर दोनों को हम ऐसे मार्किंग कर सकते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल आप ऐसे मार्किंग कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सर। सर उसके बाद क्वेश्चन जरा बताइए कि उसके बाद क्या हुआ है सर? 13 के बाद 14 को आपने रिटर्न किया है। 14 को डिपार्टमेंट से आपको रिटर्न मिला है। 14, सॉरी मैंने कलर चेंज नहीं किया है। फोर्टीन्थ मार्च को हमें रिटर्न मिला है सर। कितना यूनिट रिटर्न में मिला है? 15 यूनिट। मैंने बोला था कि अगर कोई रिटर्न में आपको मिल रहा है तो वो आपको रिसिप्ट में आएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो रिटर्न में आपको कितना मिल रहा है? 15 यूनिट। 15 यूनिट के हिसाब से हमें कौन सी यूनिट में हमने इशू किया था? 200 में, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही इशू हुआ था जो रिटर्न आया है। तो 15 यूनिट 200 यूनिट की, सॉरी 200 रेट के हिसाब से इशू हुआ था, यानी कि 3000, ओके ओके सर। तो अब सर हम बैलेंस में कितना डालेंगे? बैलेंस में सर हम कितना डालेंगे? ओके, सो आपका यहां पे आ जाएगा $250, उसके बाद 200, उसके बाद 15, सॉरी उल्टा आ जाएगा क्योंकि ये 15 सबसे पहले आया है ना, 200 एंड में ही रहेगा। 15, 250, 200, यानी कि ये 200 आएगा, ये भी 200, ओके, और ये 190, यानी कि ये आएगा 3000, उसके बाद ये आएगा 50,000 और ये आएगा 38,000, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद सर आपने इशू कितने में किया है? उसके बाद सर आपने इशू कितने में किया है? 16 को हमने इशू किया है। 16 मार्च को हमने इशू किया है, ठीक है। स्केल में थोड़ा सा और कर लेते हैं कि यहाँ पे स्पेस नहीं होगा ना, ये एक दिक्कत है। ओके, बाद में हम वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।
डन। ठीक है, 16 को सर हमने कितना इशू किया है? 16 को हमने 180 यूनिट्स इशू किया है। ओके ओके सर, 16 को हमने कितना इशू किया है? 180 यूनिट इशू किया है। आटे रेट ऑफ कितना सर करेंगे? सबसे पहला जो आएगा वही करेंगे ना सर, 200 यूनिट्स। सो यानी कि 36,000 ये आपका आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो सर अब हम करेंगे क्या, देख लेते एक बार। तो हमारा अभी ये स्टॉक जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा रेड में मैं लिखता हूँ। 250 से आपका कितना आ जाएगा? 70 यूनिट्स, मतलब 250 से आपका बचेगा आप 70। सॉरी यहाँ पे गलत हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपको लिखना है ना, ये 1500 कैसे हो सकता है? गलत लिख लिया मैंने। ये 15 यूनिट बाद में ही आपको लिखना है। ये 15 यूनिट आपको 200 के बाद ही लिखना है, यानी कि ये 15 आएगा, ये आपका आएगा कितना? सॉरी 200, और ये आपका आएगा 3000, यानी कि पहले नहीं लिखना है। तो पहले आएगा 70 यूनिट एट ए रेट ऑफ 200। ओके, उसके बाद आपका आएगा 200 एट ए रेट ऑफ 190, एंड उसके बाद आपका आएगा 50 एट ए रेट ऑफ 2000, यानी कि ये आपका आएगा 14,000। उसके बाद आपका आएगा 38,000, उसके बाद आपका आएगा 3,000। ओके, पहले आएगा आपका 14,000, उसके बाद 38,000, उसके बाद 3,000 आपका। ठीक है, डन डन सर। उसके बाद फिर हमारा 16 तारीख के बाद कभी इशू हुआ है? रिसीव हुआ है, रिसीव फ्रॉम द सप्लायर 240 टन्स एट ए रेट ऑफ 195। ओके, आपको कब रिसीव हुआ है एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। 20 तारीख को, राइट। सो 20 मार्च को हमारा रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 240 टन्स, 240 टन्स एट ए रेट ऑफ 195। ओके, सो कितना हो रहा है? 46,800, राइट। थोड़ा सा डाल देते हैं स्टोर में, कितना होगा? 70, 200, 15, 240। ओके, सो यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे आएगा 190, यहाँ पे आएगा 200, और यहाँ पे आएगा 195। तो अगर हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो कितना आएगा? 14,000, 38,000, 3,000 एंड सॉरी 46,800। सर इसका जो दूसरा पार्ट है ये पहले आप एक बार कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ। ठीक है, सो पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद 20 तारीख के बाद से जो भी इशू वगैरह है वो हम दूसरे पेज में, मतलब और एक पेज में करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का कम हो रहा है। ठीक है, एक बार कर लीजिए आप इसे पूरा का पूरा कॉपी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, मतलब एक पूरा पेज ले लीजिए आप, तब भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते आप लोग, फोटो ले सकते हो उसका, या फिर मेरे साथ साथ करते जाइए। जब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन करूंगा ना, पहले आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ साथ करते जाइए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अच्छी तरीके से देखना है, फिर वीडियो को आप पॉज करके क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसी पेज पे कर लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। हम कंटिन्यू वही से कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका डेट आ गया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी,
रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ओके, डन। सो डेट, receipts, issue, balance, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, रेट, अमाउंट। ओके, सो हमने आंसर यहाँ तक कहाँ तक किया था, 20 मार्च तक हमने किया था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन और एक बार देख ले तो क्वेश्चन क्या था, 24 को इश्यू हुआ है एक 300 टन्स का। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। सो हमने इश्यू किया एक 300 टन्स का। ओके, सो डेट है आपका 24 मार्च। इश्यू में सर पहले कितना क्वांटिटी आएगा, हमारे पास जो पहला है 70 वो आ जाएगा एट ए रेट ऑफ 200। उसके बाद हमारे पास 200 यूनिट्स ऑलरेडी है 190 के हिसाब से वो आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास 15 यूनिट है वो भी आ जाएगा एट ए रेट ऑफ 200। उसके बाद बाकी जो 15 बच्चा वो आएगा एट ए रेट ऑफ 195। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ओके, ध्यान से एक बार देख लीजिए। हमारे पास पहले 70 स्टॉक्स थे, ये वाले देख लीजिए। ओके, हमारे पास कितने की स्टॉक है, 70 का है। ओके, 70 का हमारे पास पहले स्टॉक है, तो 70 पहले जाएगा 300 में से, फिर आएगा 200 वो जाएगा, फिर उसके बाद 15 वाले एक स्टॉक है वो आएगा, फिर उसके बाद जो 240 यूनिट्स हमने परचेज किया है उसका 15 स्टॉक्स आएंगे। राइट, सो रेट एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आएगा आपका 14,000। ओके, ये आपका आएगा 38,000। ये आपका आएगा 3,000। ठीक है, और ये आपका कितना आएगा, कैलकुलेटर एक बार कर लेते हैं। 15 इंटू 2 55। सो ये आ रहा है कितना, 2925। ठीक है, 2925 आपका आ रहा है। सर अभी हमारे पास इश्यू में क्वांटिटी में बचा कितना, कुछ नहीं बचा है, 225 यूनिट्स अब हमारे पास बचा है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो 225 यूनिट एट ए रेट ऑफ 195। ओके, सो 225 एट ए रेट ऑफ 195, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 43,875। ओके, ये है आपका आंसर। उसके बाद हमने खरीदा है एक 25 को। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं, 25 को हमने खरीदा है, 25 को हमने रिसीव किया है 320 टन्स। ओके, 25 को हमने खरीदा है 320 टन्स एट ए रेट ऑफ 200। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 64,000। सॉरी, ये आपका आ जाएगा 64,000। ओके, सो अभी आपका स्टॉक में बैलेंस कितना हो जाएगा, 225 एंड 320, यानी कि 195 एंड 200 ये रुपीज़। सो ये आ जाएगा 43,875 और ये आ जाएगा 64,000। ओके, फिर और एक जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हुआ है आपका 26 को, डिपार्टमेंट बी को इश्यू किया गया है 115 टन्स। ओके, 26 को इश्यू किया गया है 115 ओके टन्स एट ए रेट ऑफ कौन सा होगा सर, 195 ऑब्वियसली। ओके, सो रेट इसका क्या आएगा 195 के हिसाब से 22,425। ओके, 22,425।
ओके, सो आपके पास बैलेंस कितना बचेगा सर? 1110 एट ए रेट ऑफ 195। ओके, 1110 एट ए रेट ऑफ 195, तो यानी कि बैलेंस कितना आ जाएगा? 21,450। ओके, और आपका ये जो बैलेंस बचेगा वो 320 एट ए रेट ऑफ 200, यानी कि आएगा 64,000। ओके ओके सर, उसके बाद आपका एक स्टॉक रिटर्न आ गया है डिपार्टमेंट बी से, जो भी आपने इशू किया था। सो डिपार्टमेंट बी से आपने कितना इशू किया था? 115, 35 टन्स आपका रिटर्न आ चुका है एट ए रेट ऑफ 195, क्योंकि आपने 195 के हिसाब से इशू किया था, राइट। सो इसका अमाउंट कितना आएगा? 6825। सो अभी आपका बैलेंस कितना बन जाएगा? 110, 320 और एक 35 भी आ जाएगा। सो 195, 200 एंड 35। सो 21,450, 64,000 ये आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 600, 285। ओके ओके सर, अब उसका लास्ट वाला जो हम ट्रीटमेंट अगर देखेंगे 2803 को, 23 मार्च को कितना आया है आपका सर? 100 यूनिट आपने परचेज किया है एट ए रेट ऑफ 200, यानी कि 20,000। ओके, सो आपका जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा? 110, 320, 35 और 100। सो 195, 200, सॉरी 35 का मैंने 35 भी डाल दिया है। वन नाइन्टी फाइव एंड ये जो है आपका 200 है, तो कितना आएगा? 21,450, उसके बाद 64,000, 6,825 और ये आपका आएगा 20,000। सो ये है आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा वैल्यूएशन। सर क्या हम इससे ब्रैकेट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, ऐसे सिमिलर टाइप का आपको बनाना है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का पूरा वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये हम लोग कर रहे थे फीफो मेथड। सर क्या हमें पूरा बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना है? बिल्कुल आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, थोड़ा सा डिफिकल्टी तो है ये, लेकिन मतलब कैलकुलेशन में बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं है इसमें, सिर्फ आपको रिसिप्ट, इशू और बैलेंस डालना है, ठीक है। सो इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी जब डिपार्टमेंट में कोई पैसा रिटर्न आता है तो आपको इशू में डालना है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको रिटर्न आया है तो आपको उसे रिसिप्ट में डालना है। अगर डिपार्टमेंट से कोई भी रिटर्न आता है तो वो आपके लिए रिसिप्ट है, ओके। सो इसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपको पूरा करना है। ये है, एक बार इसका आप फोटो वगैरह जो भी है ले लीजिए, और अगर आपने सॉल्व किया तो बहुत ही अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट आप मतलब नहीं ले सकते नो डाउट, लेकिन आपको जब भी ये आंसर करना है इमीडिएटली, जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हो तो आपको भी सॉल्व करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये वाला ले लीजिए एक बार, ओके। जो आपका फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, ओके। बिल्कुल सर क्या हमें एग्जाम में पूरा ऐसे ही प्रेजेंट करना है? बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना है आप लोगों को, ओके। तो ये था हमारा फीफो मेथड, ओके। फीफो मेथड के खत्म होने के बाद हम एक और मेथड स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है लीफो मेथड, लास्ट इन फास्ट आउट मेथड, वो हम दूसरे क्लास में करेंगे, ओके।